हाँ चलो ठीक है, ये वाला एक बार क्वेश्चन ट्राई करो, इसका मैंने आंसर वैसे ऑलरेडी दे रखा है, बस तुम मुझे ये बता दो इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करोगे। ओके मैम। क्या है द रेट ऑफ अ पर्टिकुलर रिएक्शन। आप अगर आपको फॉर्मूलेज वगैरह भूल रहे हो तो एक बार देख लो कल क्या कराया था, एक बार फिर से याद आ जाएंगे सारी चीजें, ठीक है, एक बार रिकॉल कर लो। द रेट ऑफ अ पर्टिकुलर रिएक्शन डबल्स when the temperature changes from 27 degree to 37 degree. Calculate the energy of activation of such a reaction. टेम्परेचर दे रखा है, पहले इसको केल्विन में चेंज करो सारे, है ना, और फॉर्मूला बताओ कौन सा लगे। K2/K1 वाला लगेगा ना शायद। पूरा बताना बेटा फॉर्मूला एक बार मुझे, दीक्षा। जो बच्चे कल नहीं आए थे ना, मुझे पर्सनली जो है टेक्स्ट करके बताएंगे कि क्यों नहीं तुम अटेंड कर रहे थे क्लास। आज कुछ बच्चे यहाँ पे मुझे दिखे हैं काफी टाइम बाद, तो यहाँ पे तो नहीं बताओगे लेकिन पर्सनली मुझे टेक्स्ट करोगे और मुझे स्पेसिफिक रीजन मेंशन करोगे कि क्यों अब तक क्लास अटेंड नहीं किया था, ठीक है, क्यों नहीं कर रहे थे, क्या रीजन था, ठीक है, ओके। हाँ मिशबा आपकी बात नहीं करी बेटा, जो बाकी लोग है ना, चलो ठीक है। हाँ कौन बताएगा, कौन सा फॉर्मूला लगाऊं। K2/K1 कौन बताएगा, सामने सरीना। एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, सामने सरीना को बताने दो, ठीक है। हाँ सरीना बोलो। log by K1 is equals to minus EA by 2.303 R T2 minus T1 फिर T1 into T2 अपॉन T2 minus T1। ऐसे होगा ना, क्योंकि अगर आप माइनस का साइन लगा रहे हो ना बाहर तो आपको ये करना पड़ेगा। अगर आप माइनस नहीं लगा रहे हो बाहर, क्योंकि ओवरऑल रेट जो है रेट कांस्टेंट की वैल्यू पॉजिटिव आएगी ना, तो आपको यहाँ पे फिर T1 और यहाँ पे T2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, ऐसा करना पड़ेगा। ओके मैम, ठीक है, तो हम चलो पुट करें, वैल्यूज पुट करनी है। देखो क्या लिख रखा है, जब रिएक्शन जो रिएक्शन का जो आप रिएक्शन कर रहे हो बेसिकली, जब उसका टेम्परेचर 27 से 37 डिग्री हुआ तो आपका रेट डबल हो गया। मतलब सपोज स्टार्टिंग में क्या है, स्टार्टिंग में क्या है आपका जो क्या लिखा हुआ है, हाँ स्टार्टिंग में अगर मान लिया कि आपका रेट R1 है, लेकिन जैसे ही रिएक्शन क्या हो गई 10 डिग्री राइज हो गया टेम्परेचर, तो रेट क्या हो गया, डबल हो गया, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगी, देखो ना 2R1/R1 EA, एक्टिवेशन एनर्जी आपको निकालनी है बच्चे 2.303। आर कितनी लोगे, आर की वैल्यू मैंने आपको कहा था ध्यान रखना, कितना लोगे 8.14 जूल पर केल्विन पर मोल लोगे, ठीक है। टेम्परेचर निकाल लो, उसको केल्विन में चेंज कर लो, कितना होगा बच्चे बताना, कितना होगा 273 300 300 310 और 310। ठीक है चलो ओके। तो अब क्या करना है, R1 से R1 गया और log 2 तो आपको पता ही है 0.3 होती है वैल्यू EA बाय। अच्छा एक ना काम करना बेटा, आप जो ये वाली वैल्यू है ना 2.303 8.314 ना, इसको याद रख लो मैम। 19.15 लिख सकते हैं इसे। हाँ वेरी गुड शाबाश, 19 लिख लो, 19.15 19.15 को अप्रोक्स करके 19 लिख लो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि ना ये ही लगता है एक्टिवेशन एनर्जी के जितने भी आप मोस्टली क्वेश्चंस निकालोगे ना, ये तो आपको मिलेगा 2.303 इंटू दिस एंड दिस। तो आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू याद रखोगे ना तो ज्यादा फायदे में रहोगे, ठीक है। और बाकी क्या करना है, कैलकुलेट करना है 310 माइनस 300 डिवाइड बाय 300 इंटू 310, ठीक है। आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा बच्चे किलो जूल में, समझ रहे हो, आंसर आएगा किलो जूल, सॉरी जूल में। ध्यान से देखो आंसर किस में रिपोर्ट करना है आपको, किलो जूल में रिपोर्ट करना है। तो आपको पता है 1 जूल 10⁻³ किलो जूल होता है, राइट। तो आप लोग क्या करेंगे, जो भी आपका आंसर आएगा उसको 1000 से डिवाइड कर देना, और आपका जो आंसर है बच्चे वो 54 के आसपास आ जाएगा, 53.6 एग्जैक्ट है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा,
कोई मुश्किल लग रहा है क्या? ऐसे ही बच्चे आपके ना ये भी बोल सकते हैं कि रेट ऑफ अ पर्टिकुलर रिएक्शन हो सकता है ट्रिपल बोल दे तो log 3 आ जाएगा, हो सकता है ये बोल दे क्वाड्रपोल हो गई है तो log की वैल्यू K2/K1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो आपको सिर्फ अपना कंसेप्ट पे फोकस रखना है कि कंसेप्ट क्या है, अप्रोच कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, फिर चाहे एग्जामिनर कैसा भी घुमा के क्वेश्चन दे आपको कर लेगा। ठीक है, डबल आएगा तो log 2 हो जाएगा, ट्रिपल आएगा तो log 3 हो जाएगा, क्वाड्रोपोल आएगा तो log 4 हो जाएगा। क्लियर है सबको? 56 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, क्लियर है बच्चा? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, तो मैं अभी यहाँ पे क्योंकि स्टूडेंट की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा अच्छी है तो मैं आपको पहले ही बता रही हूँ सैटरडे से विल स्टार्ट GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और मैं आपको टॉपिक भी बता देती हूँ मैं आपको क्या कराऊंगी। कार्बोकेटाइन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, इंडक्टिव इफेक्ट, और क्या था, मीसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, तो ये वाले सारे हम इफेक्ट पढ़ेंगे, एसिडिटी कैसे निकालते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, उसके एग्जांपल्स करेंगे। तो ये सब हमारा जो है रहने वाला है GOC में। ठीक है, तो मेक श्योर सभी के सभी जो है क्लासेस अटेंड करेंगे, क्योंकि तुम्हें पता ही है, वैसे करोगे ही, कहने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि सबको ही ऑर्गेनिक का GOC वाला पार्ट करना ही होता है, मोस्टली बच्चों का वीक रहता है वो 11th में। ठीक है, चलो ये वाला कर लोगे बच्चे। ये वाला क्वेश्चन देखो कैसे करोगे। कोलिजन थ्योरी 15 मिनट की है, आराम से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, फिर मैं करा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी मेरा ये 8:30 वाला लास्ट होता है लेक्चर। ठीक है, चलो इधर देखो बच्चे, इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करोगे, ट्राई करना है आप लोगों को। आपको ऑलरेडी ना ये गिवन दे रखा है बच्चे क्वेश्चन में कि log k इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट माइनस EA/2.303R इंटू 1/T। ठीक है, इंटू 1/T। आपको बोला है कि व्हेन अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन log k वर्सेस 1/T, ए स्ट्रेट लाइन, आपको स्ट्रेट लाइन मिली जिसका स्लोप है -6670 इज ऑब्टेन्ड। एक्टिवेशन एनर्जी आपको बतानी है और आर की वैल्यू आपको ये रखनी है, आर की वैल्यू आपको ये पुट करनी है। तो बताओ कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा तो पता नहीं कितनी बार आया हुआ आपके नीट में, है ना। तो हम एक काम करते हैं, 9 बजे तक ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, या 9:05 तक, उसके बाद कोलिजन थ्योरी करेंगे। ठीक है, चलो। हाँ जी, हाँ बेटा। -EA/2.303R स्लोप की वैल्यू होगी mx प्लस। पहले मुझे ये बताओ आर्हेनियस इक्वेशन क्या लिखोगे log के टर्म्स में। साम्या आप नहीं बताना, है ना, कल भी आप बता रहे थे। ठीक है, और बच्चों को देखती हूँ मैं। हाँ, बाकी जल्दी हैंड रेस करो, सारे वो नहीं बताएगी ना, बाकी भी बताओ बेटा, सबको ही पढ़ाया है मैंने क्लास में। ट्राई तो करो, ज्यादा से ज्यादा क्या गलत ही बोलोगे ना। ओके, खुशबू ने हैंड रेस किया। ओके खुशबू, आप बताओ। मैम k is directly proportional to t। नहीं 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 नहीं, आर्हेनियस इक्वेशन क्या है बच्चे log के टर्म्स में, ये बताना है। यही लिखवाई थी क्या, एक बार बता दो मुझे, यही लिखवाई थी क्या कल? अगर नहीं याद आ रही तो एक बार अपने भाई पेज टर्न करके देखो, यही लिखवाया होगा। तो अभी देखो ना, कंपेयर करो ना इस वाली, आपको क्या दे रखा है, ये क्या था, ओके यहाँ log a आएगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, देखो ये क्या है, y एक्सिस है। ठीक है, स्लोप है m, क्योंकि 1/t के वर्सेस x एक्सिस पे ये होगा 1/t, और ये क्या होगा तुम्हारा इंटरसेप्ट होगा। ठीक है, तो स्लोप क्या है तुम्हारा -EA/2.303R है, राइट। ठीक है, अच्छा हाँ, तो आपको स्लोप की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चे, -6670 केल्विन। माइनस से माइनस कैंसिल, एक्टिवेशन एनर्जी निकाल लो कितनी आएगी, EA इज इक्वल टू 2.303, इसको मैं 2.3 लिख रही हूँ। आर की वैल्यू क्या पुट करनी है, यूनिट को साथ लेके जाना, चलना। तो यूनिट का अगर तुम, हमेशा कहती हूँ यूनिट को साथ लेके नहीं चलोगे वो तुम्हारा साथ छोड़ देगी, फिर बैठे रहना। जूल पर केल्विन पर मोल इनटू 6670 केल्विन, केल्विन से केल्विन कैंसिल, और तुम्हारा आंसर किस में आ जाएगा बच्चे, जूल पर मोल में आ जाएगा, जूल पर मोल में आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा इसका आंसर निकाल के बताना। 8.3 को तुम 8.3 लिख सकते हो, एक बार जल्दी से मुझे इसका आंसर बता दो, फिर मैं आगे चलूं।
अभी जो ये 55 सॉरी, अभी ये 55 जो यहाँ पे स्टूडेंट्स है ना, कहीं भागोगे नहीं, पहले बता दी, कहीं भागोगे नहीं। अगर ये चैप्टर आता है तो ट्राई करो क्वेश्चंस। ये चैप्टर में क्वेश्चंस के अलावा कुछ नहीं है, थ्योरी नहीं पूछेगा कोई, थ्योरी नहीं पूछेगा बच्चे। ये यश कह रहा भागो। 127,496.38 कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया होगा ना ये तो तुमने। यस मैम। ओके, ऐसे खुद से करना है बच्चे सामने, ठीक है, ध्यान रखना, नहीं तो आता जाता क्वेश्चन भी गलत मतलब हो जाएगा। तो हैबिट अपनी यही बनाओ कि खुद से करो, ठीक है, कैलकुलेट। ओके मैम। ठीक है, अभी तो मैं साम्या ने जो मुझे दिया है रिजल्ट मैं वही लिख रही हूँ, एक बार तुम लोग चेक कर लेना। 127,496.38 देख लेना कि क्या आंसर आएगा। ठीक है, अभी मैं साम्या वाले आंसर को ही सच मान लूँ। ठीक है, चलो आगे चलो। ओके ओके ओके, तो ये वाला क्वेश्चन है ना, चलो इसको मैं थोड़ा सा, अरे ये क्या हो रहा है, चलो ठीक है। ये वाला क्वेश्चन सभी को दिख रहा है क्या? देखो ना क्या पूछ रखा है इसमें, देखो ए से मैम हमें क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो यश? हम पार्ट 2 कह रहा है, केमिस्ट्री पार्ट 2, किसका? 12th का। मैम कब पढ़ाओगे ये पूछ रहा है। अच्छा ये तो हो जाए, जीओसी के बाद हेलो एल्केन शुरू कर दूंगी बेटा। इधर देखो क्या है यहाँ पे, ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो कहाँ आया हुआ है, जनवरी 2020 में जेई मेन में आया हुआ है, 9 जैन को 2020 में आया हुआ है। ठीक है, चलो अगर तुमने जेई मेन का लेवल कर लिया ना, नीट में तो तुम उड़ा के आओगे फिर। इधर देखो ए है रिएक्टेंट, प्रोडक्ट बन रहा है 700 केल्विन है, दूसरा ही सेम रिएक्शन जो है 500 केल्विन पे हो रही है और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो रही है। ये वैसे इसका सोल्यूशन है, लेकिन तुम खुद ट्राई करो। देखो क्या मिला है बेटा, अरे मनोज बच्चे अभी ध्यान दो ना इस पे। It was found that the activation energy is decreased by 30 kilojoule per mole in the presence of catalyst। ध्यान से देखो, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई है, 30 से कम हो गई है। इफ द रेट रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब रेट जो कांस्टेंट है वो सेम रहेगा, चेंज नहीं हुआ है। आपको बताना है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर कैटलाइज्ड रिएक्शन, आपको बताना है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर कैटलाइज्ड रिएक्शन क्या होगा। कैसे करोगे बच्चे, देखो ऐसे करना है इसको। देखो रेट रिमेन्स अनचेंज, मतलब रेट सेम है, तो क्या मैं बोल सकती हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन K1 K2 सेम है, बोलो। यस मैम। और K क्या होता है, A raised to power A E raised to power minus EA by RT। सपोज K1 किसके लिए है, अनकैटलाइज्ड के लिए, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अनकैटलाइज्ड रिएक्शन, EU से दिखा रही हूँ मैं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, ओके, तो K2 क्या है, कैटलाइज्ड के लिए, तो A E raised to power minus EC by RT, EC by RT। ठीक है, अगर आप अनकैटलाइज्ड को EA से दिखाना चाहते हो तो EA से भी दिखा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी उन्होंने क्या बोल रखा है बच्चे, एक्टिवेशन एनर्जी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में डिक्रीज हो गई है बाय 30। तो मतलब यानी कि जो कैटलिस्ट वाली एक्टिवेशन एनर्जी है, कैटलिस्ट डालने से जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कितनी डिक्रीज हो गई है, EA माइनस 30। और ये EA क्या है, EA क्या है, अनकैटलाइज्ड के लिए तो है, वही तो एक्टिवेशन एनर्जी है जो बेसिकली हम विदाउट कैटलिस्ट देख रहे हैं। पहले ये बताओ ये चीज समझ में आई, कैसे लिखा? यस मैम। कि जो Yes, ma'am। कैटलाइज्ड वाली एक्टिवेशन एनर्जी है वो मिली 30 किलो जूल से कम हो गई है। डिक्रीज बाय का मतलब क्या है, माइनस हो गई है ना। और आपको भी पता है जब आप कैटलिस्ट डालते हो तो वो क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, रेट फास्ट कर देता है ना। चलो ठीक है, अभी क्या है, ए से ए कैंसिल। अभी देखो कैसे करोगे, E raised to power minus EU by RT, E raised to power minus EC by RT। तो देखो ना कोएफिशिएंट बेस सेम है, ऐड कर दो, EU by RT इक्वेट कर दो EC by RT। ठीक है, EC by RT। ओके, और ध्यान रखना टेम्परेचर अलग अलग है, टेम्परेचर अलग अलग है, ध्यान रखना, पता चले कैंसिल कर दो, RT से RT काट दो, वो मत करना। R कांस्टेंट है वो कैंसिल कर सकते हो, R कांस्टेंट रहेगा वो कैंसिल कर सकते हो, टेम्परेचर अलग अलग है, ध्यान रखना, T1 by T2। ठीक है, अब देखो E अनकैटलाइज्ड की एक्टिवेशन एनर्जी वही रहेगी, T1 क्या है 700, EC क्या है बच्चे
EU माइनस 30 और T2 क्या है बच्चे 500। सॉल्व कर लोगे इसको, सॉल्व कर लोगे? यस मैम। कैसे करोगे सॉल्व करके बताओ, आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा जल्दी से सॉल्व करके बताओ मुझे। अरे बस करो यश, क्या बातें चल रही है बेटा। हाँ जी करो। 500 EU इज इक्वल टू 700 EU माइनस 7 5 जा ये माइनस 30 है ना, तो 7 3 जा 21, ये आ जाएगा। ऐसा ही आएगा क्या? बताओ। हाँ बताओ क्या है आंसर, जल्दी से सॉल्व करो, आई एम वेटिंग। माइनस 200। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो चलो निकालो, निकालो EU की वैल्यू निकालो अनकैटेलाइज के लिए। कितनी आ गई? हाँ EU की वैल्यू कितनी आई ना, बताना जरा। मैम 70 आई है मेरी तो। 70 आई है इसको करने पे? ये 21 कहाँ से लिखा? 21 2100 कहाँ से आ गया मैम? 7 3 जा 21 होगा ना। ओके ओके। देखो ना 105 आ रहा है ना, अनकैटेलाइज की एक्टिवेशन एनर्जी 105 आ रही है, लेकिन आपको निकालना क्या है, देखो ना इधर, निकालना किसके लिए बच्चे? कैटेलाइज के लिए। तो निकाल लो कैटेलाइज के लिए 105 माइनस 30 कितना आ जाएगा? 75। बस खत्म, यही आएगा ना, बताओ। यस मैम आ गया। हाँ ठीक है, मैम का मैथ्स है थोड़ा कमजोर, इसलिए तुम जल्दी जल्दी किया करो, मेरा वेट मत किया करो, है ना, इसलिए तुम जल्दी जल्दी किया करो। मैं तुम्हें अप्रोच बता रही हूँ कि ऐसे होगा, जल्दी से आपको 2 मिनट में आंसर बताना है। आप लोग तो मैथ्स करते हो, आप तो बहुत अच्छी है, आप तो कैलकुलेशन बहुत फटाफट से करते हो, ठीक है। ओके तो ऐसे करना है ये क्वेश्चन, ठीक है। आगे चलो जल्दी, और ऐसे क्वेश्चन ना बच्चे प्रैक्टिस करनी है आपको, बहुत आते हैं ऐसे क्वेश्चन। चलो जल्दी से ये वाला करते हैं हम। अपना हैंड रेज करना तुम लोग। फॉर अ रिएक्शन एक्टिवेट, कोई रिएक्शन है उसके लिए ना एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू उन्होंने दे दी 0, है ना। रेट कांस्टेंट दे रखा है बच्चे 200 केल्विन पे इतना, आपको बताना है 400 केल्विन पे क्या होगा रेट कांस्टेंट। आर की वैल्यू आपको बोल रखी है, और ये नीट 2019 में आया हुआ है, तो आप मुझे जल्दी से बता दो कौन सा फॉर्मूला लगाऊं। जल्दी बताओ बच्चे कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, बाकी बता दो भाई, सबको ही आता है, एक बच्चा क्यों हैंड रेस करता है, सबको ही आता है ना। हाँ प्रणम बोलो। मैम इसमें फॉर्मूला लगेगा log K2 अपॉन log K1 इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R ब्रैकेट में T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। ओके ये लगेगा ना, चलो ठीक है। log K2 बाय log K1 नहीं बेटा, log K2 बाय K1, ठीक है, log K2 बाय K1, राइट। तो देखो ना log K2 बाय K1 क्या है, K1 की वैल्यू कितनी है, K2 तो आपको निकालना है, K2 जो है इधर देख लो ना, K2 आपको निकालना है, और इसके करस्पॉन्डिंग T2 कितना है आपका 400 केल्विन। K1 आपको ऑलरेडी दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁶, और उसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर कितना है 200 केल्विन। अब पुट करो जल्दी से वैल्यू, K1 कितना है 1.6 इंटू 10⁶ पर सेकेंड, यूनिट को लिख सकते हो साथ, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी क्या है 0 है। अब 0 है तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, चाहे टेम्परेचर आपको कुछ भी दे रखा हो। बोलो ना यही होगा, जल्दी जल्दी बोलो। देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछा है। क्या करोगे, अभी कुछ नहीं करना, जैसे आप उधर लेके जाओगे लोग को हटाओगे तो 10 की पावर में चला जाता है सारा, ये तुम्हें पता है ना, ये तुम्हें पता है ना ये वाली चीज। अगर आप लोग को हटा रहे हो तो ये वाली जो भी वैल्यू होगी वो 10 की पावर में चला जाएगा, और 10 की पावर 0 कितना होता है 1 होता है, तो क्या आ जाएगी 1.6 इंटू 10 की पावर 6 और पर सेकेंड, ठीक है।
तो एक बात बताओ, जब एक्टिवेशन एनर्जी ही 0 है तो ध्यान रखना, अगर ऐसा क्वेश्चन दोबारा कभी आता है तो ध्यान रखना, अगर एक्टिवेशन एनर्जी 0 है, चाहे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, रेट कांस्टेंट जो है क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, अगर एक्टिवेशन एनर्जी क्या है बच्चा, 0 है। ठीक है, 0। आगे चलो, अच्छा क्वेश्चन था ना, चलो आगे चलो। द एडिशन ऑफ ए कैटलिस्ट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन अल्टर्स विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। कैटलिस्ट की डालने से क्या करता है कैटलिस्ट, जल्दी बता दो। एंथैल्पी को क्या चेंज करता है क्या, हाँ बताओ। एक्टिवेशन एनर्जी को एनर्जी कम करता है। शाबाश, क्या बोल रहे हो अंकुश बेटा? मैं वो रेट कांस्टेंट नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर ने बताया था ना, ऐसा कुछ। मैंने कहा था रेट कांस्टेंट इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। हाँ, डिपेंड करता नॉट है रेट डिपेंडेंट कांस्टेंट, अगर कंसंट्रेशन। टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, बट लेकिन इन्होंने कंडीशन दे दी ना, कंडीशन इन्होंने बोल दी कि भैया एक्टिवेशन एनर्जी 0 है। तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी 0 है तो अकॉर्डिंग टू आरएनएस इक्वेशन हमारा जो K2 है वो K1 के बराबर आएगा। हाँ मैम। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस की भी आपको प्रैक्टिस करनी है कि दे क्या रखा है वो भी देखना है आपको। अदरवाइज रेट कांस्टेंट इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, ये हमेशा ध्यान रखना। आगे चलो। अच्छा मुझे एक ना जल्दी से क्वेश्चन बताओ, मुझे याद आ गया। देखो मैं ना ये बना रही हूँ, ठीक है, ये आपका ग्राफ है, यहाँ पे आपका है क्या बोलते हैं एनर्जी, और एक्स एक्सिस पे है बच्चे आपका रिएक्शन, प्रोग्रेस रिएक्शन है, कुछ भी है। आप मुझे ये बताओ कि इसमें ट्रांजिशन स्टेट कितनी होंगी, इंटरमीडिएट कितना होगा, ठीक है, और मुझे ये बताओ कि ये जो आपको जो पहाड़ से दिख रहे हैं इनमें से रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होगा। समझे क्वेश्चन को मैं क्या बोल रही हूँ? आपको ट्रांजिशन स्टेट बतानी है कितनी होंगी, इसमें कल बताया था मैंने। इंटरमीडिएट कितने होंगे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बता दो, कौन सा वाला पार्ट डिटरमाइन करेगा। ये ए, सपोज ये वाला है ए पाथ और ये है बी पाथ। निबिता बच्चे फिर ज्वाइन करो, रीज्वाइन करो, नेटवर्क इश्यू आई थिंक। ट्रांजिशन स्टेट तो 2 हैं, और इंटरमीडिएट कितना होगा, 1, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होगा, पार्ट 1 वाला या पार्ट 2 वाला? मैम ए हाँ? वाला। क्यों होगा बेटा, मैम ए। क्यों होगा, क्यों होगा? मैम वो स्लो है, हाँ हाँ ठीक मैम है, स्लो है वो। ये एक्टिवेशन एनर्जी मिशबा ऐसे नहीं कर सकती बेटा, वो आपको रिकॉर्डिंग से देखना पड़ेगा। एक्टिवेशन एनर्जी बच्चे ईए की ज्यादा है, और मैंने कहा था अगर एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है आपकी रेट के इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है ना, तो यानी कि जो रेट है वो बी का ज्यादा होगा ए वाले से, और अगर रेट बी का ज्यादा है ए का कम है, यानी कि ये स्लोवेस्ट है। और मैंने कहा था स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो आपको ध्यान रखना है एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी वही आपका क्या करेगा, रेट डिटरमाइन करेगा। ये बात क्लियर है, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, मैं कल बताना भूल गई थी, वैसे नहीं भी बताती तो तुम्हें याद था, पता था। अच्छा ये वाला क्वेश्चन तो कर लोगे ना, ये तो सिंपल है तुम्हारा, आरएनएस इक्वेशन से आपको सिर्फ ये बताना है कि आप एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकाल सकते हो। द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द स्लोप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ। बताओ किसके बीच ग्राफ प्लॉट करोगे स्लोप निकालने के लिए, बताओ बताओ बताओ। हाँ जी, बोल दो ना जरा। मिशबा आप रीज्वाइन करो बच्चे, मेरी साइड से नेटवर्क एकदम परफेक्ट है बेटा। ए रहेगा इसका आंसर। अरे तुम अनम्यूट करके क्यों नहीं बोलते हो? हाँ बोला था, अच्छा, तुमने कब बोला आशुतोष? बोला मैंने भी अच्छा, मेरी आवाज वगैरह सही आ रही है क्या, प्रॉपर आ रही है क्या, लैग तो नहीं हो रहा ना वॉइस? क्लियर है मैम एकदम। चलो नो मैम। ओके, ये वाला कर लोगे, अभी कराया। व्हाट इज इट्स एक्टिवेशन एनर्जी for the reaction if rate doubles when the temperature is raised to 20 to 35 degree Celsius। कर लोगे ये वाला क्वेश्चन, अभी करवाया था, कर लोगे ना? यस मैम हो जाएगा। ओके ये वाला क्वेश्चन करो, सबसे फर्स्ट वाला। इन अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन
इन अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन फॉर एवरी 10 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर द रेट इज डबल। ये मैंने कल भी बताया था आपको कि अगर टेम्परेचर 10 डिग्री से राइज कर दो तो आपका रेट भी क्या हो जाता है बेटा, डबल हो जाता है। तो वो कह रहे हैं अगर आप टेम्परेचर को 10 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, बताओ। इजी है बिल्कुल, बताओ। कुछ नहीं करना, वो फॉर्मूला लगा दो जो मैंने आपको बताया था ना, टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला, वो बता दो। मनोज कैसे किया बेटा? मनोज कैसे किया बेटा? मनोज बताओ ना कैसे आया बी 512 टाइम्स। आवाज आ रही है क्या सबको मेरी? यस मैम। अरे यार Yes, बता ma'am. मैं तो सोचती रह No, जाती हूँ। ma'am. चलो ठीक है, तो देखो ना ये वाला फॉर्मूला बताया था R2/R1 5 रेज टू पावर डेल्टा T बाय 10, है ना। R2/R1 5 की कितना दे रखा है, 5 मैंने कहा था अगर आपको नहीं गिवन है तो 2 लोगे। डेल्टा T कितना है 100 माइनस 10, मैंने कहा था T2 शुड बी ग्रेटर देन T1, तो 100 माइनस 10 90, 90 बाय 10 इज 9, तो 2 की पावर 9 को सॉल्व कर लेना, कितना आ जाएगा बच्चे, 512 टाइम्स आ जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 कर लोगे, फिर से वही प्लॉट वाला पूछ रखा है ना। ओके ओके ओके, ये वाला करो। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय, कैसे निकाल सकते हो किसी भी रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी? इवेल्युएटिंग रेट कांस्टेंट एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर, इवेल्युएटिंग वेलोसिटीज, इवेल्युएटिंग रेट कांस्टेंट एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, या चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बताओ बेटा कैसे निकाल सकते हो एक्टिवेशन एनर्जी? मैं पानी पी लेती हूँ। बताओ। हाँ बोलो आशुतोष। मैम ए होगा। ए ही होगा। मैम ए ही होगा, ठीक है। जब आपके पास सेम रिएक्शन में एक रिएक्शन हो रही है, अगर उसका टेम्परेचर T1 है और उसके करस्पॉन्डिंग आपका रेट कांस्टेंट K1 है, T2 पे K2 है, तो आप एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। अच्छा, हमने आरएनएस इक्वेशन क्या लिखी थी ना, इधर देखो, log K2 by K1 yes, माइनस EA बाय 2.303 R 1 बाय T2 माइनस T1, यही लिखा था ना। तो देख लो कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे ही निकालोगे ना, इस फॉर्मूले से ही निकाल पाओगे बस। ये वाला क्वेश्चन आओ, ये वाला, द रेट ऑफ ए रिएक्शन NO वाला है ना, 2NO प्लस Cl2 से 2NOCl बन रहा है। आपको बोल रखे कि रेट ये है, आपको बोल रहे हो कि रेट ये है, आप मुझे बताओ द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट कैन बी इंक्रीज्ड बाय, आप रेट कांस्टेंट की वैल्यू को कैसे इंक्रीज कर सकते हो? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी करो। टेम्परेचर इंक्रीज। शाबाश, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, क्योंकि रेट कांस्टेंट हमारा कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। अच्छा मुझे सच्ची बताना, क्या ये चैप्टर को करके तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ थोड़ा? नहीं हुआ किसी का भी? हुआ ना। आशुतोष कह रहा है थोड़ा बहुत। आशुतोष को डाउट बहुत रहते, कंफ्यूज है। आशुतोष तुम कंफ्यूज रहते हो थोड़ा सा। मेरा तो पूरा हो गया क्लियर। अच्छा टेस्ट, जो अच्छा मैं डाउट तुम्हें थे ना ये वो भी बताना आपने भूल पढ़ा है, जाती वो भी हूँ, क्लियर। मैं तुम्हें ये बताना भूल नहीं जाती, मुझे आज ही बताना था कि इस संडे को तुम्हारा टेस्ट नहीं हो रहा है, इस संडे को। हाँ क्योंकि नवरात्रे हैं, दशहरा है, तो बहुत बच्चे जो है टेस्ट नहीं देंगे, तो इस वजह से ये संडे वाला टेस्ट जो है हमने पोस्टपोन कर दिया। लेकिन जब भी तुम्हारा टेस्ट हो जाएगा विल इन्फॉर्म यू, और जो सिलेबस रहेगा विल रिमेन सेम, है ना। जो भी तुम्हारा सिलेबस मैंने ग्रुप में सेंड किया हुआ है, सेम सिलेबस रहेगा। चलो ठीक है, ठीक है मैम। चलो आगे देखते हैं। ओके आगे करो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये पर्सनली मेरा बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। करो, द रेट कांस्टेंट, देखो क्या लिखा, अरे इस पे ध्यान दो ना, द रेट कांस्टेंट K1 एंड K2 फॉर 2 डिफरेंट रिएक्शन, इतना दे रखा है। अरे टाइम भी हो गया, जल्दी से करते हैं हम, बस 2 ही क्वेश्चन रह गए। आपको बच्चे K1 और K2 दे रखा है, आपको बताना टेम्परेचर क्या होगा जब K1 और K2 इक्वल होगा।
करके दिखाऊं? मैं ही करके दिखाती हूँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना बिल्कुल। ये क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी गिवन है कि K1 इज इक्वल टू K, ठीक है। क्या वैल्यू है K1 की? 10 रेज टू पावर माइनस 16, ओ सॉरी 16 e रेज टू पावर माइनस 2000 बाई t, है ना। और K2 की वैल्यू क्या है? 10 की पावर 15 e रेज टू पावर माइनस 1000 बाई t। तो क्या होगा देखो ना, 10 की पावर 15 से कितना कट गया ना, एक रह गया ना, 10 रह गया ना यहाँ पे, बताओ। मैम Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके ओके ओके। अभी क्या करना है, दोनों साइड क्या ले लो, लोग ले लो, सॉरी ln ले लो, दोनों साइड ln ले लो। तो ln 10 माइनस 2000 बाई t, क्योंकि तुम्हें पता है ln e क्या होता है बेटा, 1 होता है, ठीक है। तो माइनस 1000 बाई t। अभी क्या करो, ln को चेंज कर लो लोग में, 2.303। ध्यान से देखो अप्रोच कैसे कर रही हूँ मैं क्वेश्चन को। लोग 10 माइनस 2000 बाई t इज इक्वल टू माइनस 1000 बाई t। और आपको पता है लोग 10 कितना होता है बच्चा, बोलो? 1. 1 होता है, 1 होता है, तो बस ठीक है, ले जाओ उधर। माइनस 1000 बाई टी प्लस 2000 बाई टी, है ना। तो क्या हो जाएगा, 2.303 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1000 बाई टी। तो टी कितना आ जाएगा बच्चा, 1000 बाय 2.303। के खा गई क्या मैं बीच में? नहीं, ठीक है। टी इज इक्वल टू 1000 बाय 2.303 केल्विन। ध्यान रखना ये रेट कांस्टेंट नहीं है, केल्विन है, ठीक है। कहीं पता चले कंफ्यूज हो गए कि रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेचर बताना है, तो ये केल्विन है। कर लोगे ये क्वेश्चन सोल्व? समझ में आ गया सबको? कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो, बताओ समझ में आ गया ये? अरे बोल दो ना। एक बार और बता दो। हाँ जी आशुतोष, क्या कह रहे हो बेटा? एक बार और बता देना। देखो देखो, आपको ना K1 और K2 की वैल्यू दे रखी है। आपको ये बताना है कि आपको द टेम्परेचर एट विच K1, मतलब आपको बेसिकली वो टेम्परेचर बताना है जिस टेम्परेचर पे K1 और K2 जो है इक्वल होंगे। तो आपको कर दो, दोनों को इक्वेट कर दो। तो दोनों की वैल्यू आपको दे रखी है। 10 की पावर 15 से 10 की पावर 16 कैंसिल करोगे तो कितना, 10 बचेगा ना, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, है ना। अभी क्या करो, ln ले लो, ln 10, ln e 1 होता है, तो माइनस 2000 बाई टी इज इक्वल टू माइनस 1000 बाई टी। ln को log में चेंज कर लो, 2.303 log 10, log 10 1 होता है, तो मैंने क्या किया, बिल्कुल वैसा करा। फिर मैंने क्या किया, माइनस 2000 t को मैं क्या राइट हैंड साइड पे लेके चली गई। बस सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, सिर्फ तुम्हें लोग इतना तक आपको आना चाहिए था, बाकी आगे मैथ्स है सारा। कर लोगे सारे? यस। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये फिर आ गया, ये देखो कितनी बार आया हुआ है कि K इज इक्वल टू ए रेज़ टू पावर माइनस EA बाय RT। एक्टिवेशन एनर्जी आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? तो आपको पता है log K वर्सेस 1/T से आप निकाल सकते हो एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। उसके बाद देखो ये क्या लिखा हुआ है, द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर अ सिंपल रिएक्शन A से B जा रही है, वो कह रहा है EA इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। मतलब बेसिकली वो कह रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब A से B जा रहा है, वो फॉरवर्ड वाली एक्टिवेशन एनर्जी की बात कर रहा है। तो वो पूछ रहा है कि रिवर्स रिएक्शन के लिए, यानी कि बैकवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी? क्या वो EA की, क्या वो नेगेटिव होगी? क्या वो हमेशा EA से कम होगी? EA का मतलब फॉरवर्ड की बात कर रहे हो। कैन बी लेस देन और मोर देन EA, इज ऑलवेज डबल ऑफ EA। सोच समझ के देखना, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। आपको ई फॉरवर्ड दे रखी है, आपको बताना है बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी। बताओ बताओ बच्चे, सोचो, सोच लो। मैम पॉजिटिव। हाउ? मैम नेगेटिव। हाउ? मैम EA फॉरवर्ड नेगेटिव होता तो EA ये किसने कहा ये फॉरवर्ड नेगेटिव होता है? कभी नेगेटिव हुआ बेटा? एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम करके देखना, जो कल पढ़ाया था मैंने। जल्दी से देखो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, पेज टर्न करो, क्या पढ़ाया था उसमें? देखो ना, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में मैंने क्या बताया था? एक्सोथर्मिक में मैंने क्या बताया था, बताओ ना।
बैकवर्ड वाली ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होती है इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक, बट इन केस ऑफ एंडोथर्मिक फॉरवर्ड वाली ज्यादा होते हैं। तो आप कैसे बता दोगे? तो लेस देन भी हो सकती है बच्चे, मोर देन भी हो सकती है। उन्होंने कोई मेंशन नहीं किया कि वो एंडोथर्मिक के लिए पूछ रहे हैं, एक्सो के लिए पूछ रहे हैं। अगर वो स्पेसिफिकली मेंशन करके देते एंडो या एक्सो, तो हम बता सकते थे कि नेगेटिव तो वैसे भी नहीं होती है, ना डबल होती है, या तो ज्यादा होगी या कम होगी। ठीक है, अब इन्होंने कुछ मेंशन ही नहीं कर रखा कि वेदर द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, तो हमारी फॉरवर्ड वाली एक्टिवेशन एनर्जी है, या जो मैं बोलूं बैकवर्ड वाली एक्टिवेशन एनर्जी है, वो ज्यादा भी हो सकती है फॉरवर्ड वाले से और कम भी हो सकती है। तो ऑप्शन वुड बी सी। क्लियर हुआ कंसेप्ट? लिख लो इसको कहीं पे, जहां पे मैंने प्रोफाइल डायग्राम बनाया था ना उसके आगे लिख लो। जब तक आपको दिया ना जाए कि एंडोथर्मिक है रिएक्शन या एक्सोथर्मिक है, तब तक अपने दिमाग के घोड़े नहीं चलाओगे कि क्या होगा। ठीक है, लेस देन भी हो सकती है और मोर देन भी हो सकती है। चलो आगे हम कोलिजन थ्योरी करते हैं बच्चे। ये बहुत इजी है और यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं। मैं पहले बोल रही हूँ यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं, और अगर आते भी हैं वो मैं आपको बता दूंगी कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ना तो यहाँ से क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे बोर्ड में और ना ही आएगा उसमें, नीट में भी नहीं आते हैं। 20 साल मतलब बहुत साल पहले आया था। चलो मैं बता दूंगी जो क्वेश्चन आएंगे सिर्फ वही करना आपको। तो 10-15 मिनट की थ्योरी है, जल्दी इसको कर लेते हैं फिनिश, है ना, क्योंकि क्वेश्चन मुझे इसके आगे भी कराने हैं, क्योंकि मैं पूरा सोच के बैठी हूँ कि सैटरडे को मैंने जीओसी की शुरुआत करनी ही करनी है। चलो आगे देखो। देखो बच्चे, ये तो तुमने कोऑर्डिनेशन में भी देखा था, जब भी हम कोई थ्योरी पढ़ते हैं तो उसके एजम्पशन होते हैं कि वो क्या क्या एज्यूम करके चलते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही वो अपना पूरा बेसिकली कंसेप्ट देते हैं कि ऐसे ऐसे ये थ्योरी काम कर रही है ना। तो जो आपका कोलिजन थ्योरी थी, अच्छा ये कोलिजन थ्योरी क्यों पढ़ रहे हैं हम? पहले तो मेरी ये बात सुनो। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो रेट कांस्टेंट है ना वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जैसे भी अंकुश ने भी बोला था कि जो आपका रेट कांस्टेंट है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और ये हमने कहाँ देखा? अरेनियस इक्वेशन में देखा कि कैसे डिपेंड करता है। ग्राफ बनाया था ना, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा था वो, याद है सबको, है ना। तो बेसिकली क्या सिर्फ हम ये बोल सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने से रेट कांस्टेंट तो बढ़ेगा? क्या कोई और फैक्टर भी है जो डिटरमाइन करता है रेट ऑफ रिएक्शन? समझ रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? क्या सिर्फ आप टेम्परेचर के बेसिस पे बताओगे कि रेट कांस्टेंट बढ़ता है, और अगर रेट कांस्टेंट बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा? क्या इसके पीछे कुछ और चीजों का भी हमें ध्यान रखना जरूरी है? क्या मतलब किसी और फैक्टर पे भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है? तो ये किसने बताया था हमें? कोलिजन थ्योरी ने बताया था। तो हाँ जी बच्चे, तो ये किसने बताया था? कोलिजन थ्योरी ने। अगर आप पूछो मैम सबसे अच्छी अरेनियस इक्वेशन थी या कोलिजन थ्योरी, मतलब बेसिकली सबसे ज्यादा अच्छी एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन किसने दी थी, तो आई वुड से कोलिजन थ्योरी ने दी थी। ठीक है, क्योंकि हम बेसिकली अभी सिर्फ आधा ही पढ़ के आए हैं कि रेट कांस्टेंट बढ़ा, मतलब टेम्परेचर हमने राइज किया, रेट कांस्टेंट इंक्रीज हुआ और उससे रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन क्या क्या फैक्टर है वो हमको किसने बताया? कोलिजन थ्योरी ने बताया। राइट, पहले तो ये समझो कि पढ़ क्यों रहे, है ना। तो इसकी एजम्पशन क्या थी? इसने ये मान लिया कि जो मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे ना आपस में वो हार्ड स्फीयर है। बेसिकली उनको कंसीडर कर लिया कि हार्ड स्फीयर है वो। ठीक है, इस तरह से है। पेन की थिकनेस चेंज कर देती हूँ। ठीक है, हार्ड स्फीयर कंसीडर कर लिया उसने। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं, अगले की एजम्पशन है, हम कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद उसने एक इंपॉर्टेंट चीज बोली है कि जो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन है, ध्यान से देख लो, नंबर ऑफ, इसको तो ना नींद में भी आपको बोलना है, इसको आपको नींद में भी बोलना है कि नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसको समझो कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ। अभी देखो, अगर आपको याद हो जब मैं आपको मॉलिक्युलरिटी और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन करा रही थी एलिमेंट्री में, मैंने आपको क्या बोला था? अगर आपके पास दो रिएक्टेंट है वो आपस में कोलाइड करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, यही बोला था, और तो कुछ नहीं बताया था मैंने। बोलो, क्या मैंने यही बताया था? अरे बोलो ना। यस मैम। हाँ, यस मैम, तुम यही लोग बताया। मैं चाटा लगा दूंगी, तुम लोग ऐसे रिएक्ट करते जैसे मैंने ये चीज बताई नहीं है। ठीक है, तो मैंने इतना बता के छोड़ दी। और एक स्टूडेंट ने पूछा भी था ऐसा कुछ कोलिजन का, तो मैंने उसको ना नहीं बताया था क्योंकि मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली थी। तो मैंने कहा कि भैया ए और बी कोलाइड हुआ, प्रोडक्ट मिल गया। पहली चीज तो कभी भी रिएक्टेंट से डायरेक्टली प्रोडक्ट नहीं बनता, बीच में ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट बनता है, फर्स्ट चीज। दूसरी चीज, जो बच्चे रिएक्टेंट आपस में कोलाइड कर रहे हैं उनका जो कोलिजन हो रहा है, होना तो जरूरी है, कोलिजन के बने प्रोडक्ट नहीं बनेगा। क्या अगर मान लो आपने ढेर सारे
आपके पास कंटेनर है, कंटेनर में बहुत सारे गैसेस मॉलिक्यूल हैं, क्या सब आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएंगे? आंसर इज नो, आंसर इज नो। सारे के सारे कोलिजन अगर इफेक्टिव होते तो 1 मिनट में, इस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ही आपकी रिएक्शन हो जाती। अगर मान लो आपके पास 100 गैस के मॉलिक्यूल है, सपोज पेन की थिकनेस चेंज करती हूँ, 100 गैस के मॉलिक्यूल है, अगर 100 के 100 आपस में टकराएंगे, सारे के सारे टकरा जाते तो भैया प्रोडक्ट तो बन जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। सपोज होता क्या है एक्चुअल में कि 100 में से कुछ सपोज 40 ही टकराते हैं। तो हमें ना हमेशा ये नहीं बोलना कि नंबर ऑफ कोलिजन डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन, कि जितने कोलिजन होंगे प्रोडक्ट मिलेगा, उसी के अकॉर्डिंग उसका रेट होगा। ध्यान रखना, हम बात करते हैं हमेशा इफेक्टिव कोलिजन की, कि कितने सारे मॉलिक्यूल में कितने का कोलिजन इफेक्टिव था। अभी मान लो सपोज एक कार है, सामने से एक कार आ रही है, दोनों का हो गया, भिड़ गई दोनों, एक्सीडेंट है ना। अब एक बात बताओ, किन किन चीजों पे डिपेंड करता है? एक कार आ रही है सामने से और एक ऐसे जा रही है। अभी क्या होगा, मान लो तुमने ना 120 स्पीड पे है तुम्हारी कार, तुम कार तो 120 स्पीड पे चला रहे हो, सपोज वो दूसरी वाली जो सामने से कार आ रही है उसको बस टच करके ही चली गई, क्या एक्सीडेंट होगा? हाँ या ना? नहीं होगा, नहीं होगा। अच्छा, होगा? नहीं होगा, उसकी कार पे स्क्रैच आ जाएगा, उस बंदे को कुछ नहीं होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, आप जा रहे हो, सामने से कार आ रही है, आप जा रहे हो, लेकिन स्पीड कम है, बिल्कुल हल्का सा टकराया, मतलब हल्की सी, जैसे सपोज पीछे से ही आ रही है कार, हल्के से टकराया, तो क्या उस बंदे को कुछ होगा या एक्सीडेंट होगा? नहीं होगा, नो मैम, नहीं होगा। लेकिन अगर आप 160 स्पीड पे जा रहे हो और सामने सर एकदम बिल्कुल हेड टू हेड, हेड ऑन दोनों भिड़ गई, तो भैया गए दोनों बंदे, तो गए, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? इफेक्टिव कोलिजन बोलते हैं। तो आपका इफेक्टिव कोलिजन बच्चे किस पे डिपेंड करता है? लिखो यहाँ पे, एक तो मॉलिक्यूल मस्ट कोलाइड, लिखो इसको बच्चा, मॉलिक्यूल मस्ट कोलाइड, कोलिजन होना बहुत जरूरी है, विद सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी, जिसको मैं बोल रही अभी स्पीड ज्यादा होगी, है ना, सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, विद प्रॉपर ओरिएंटेशन। अब पता चले साइड से निकाल के चलेगा, फिर काहे का वो एक्सीडेंट हुआ, विद प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो ये चीज, 3 चीजें मैटर करती हैं, ओरिएंटेशन। तो ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप चाहते हो कि आपका जो आपका रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाए। पहले तो मुझे ये बताओ, इतना समझ में आ गया सबको? इतना समझ में आ गया सबको? चलो ठीक है। उसके बाद बच्चे यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e रेज टू पावर माइनस EA बाय RT। अब ये कहां से आया? ये आया मैक्सवेल ने दिया था। ये इक्वेशन जो है e रेज टू पावर माइनस EA बाय RT, ये बेसिकली मैक्सवेल ने बताया था। कहां से आया वो आपको नहीं जानना है, ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो रेट है वो e रेज टू पावर माइनस EA बाय RT के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। ये किसने बताया था? ये कितनी वैल्यू होती है, ये मैक्सवेल ने बताया था, ठीक है। तो मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पे मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन आपको कर्व दिखाई दे रहा होगा, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व दिखाई दे रहा होगा। उससे पहले बेटा आप ये लिखो कि इसको कहते क्या है, क्योंकि ना ये आपके CBSE में भी आया हुआ है कि इसको क्या कहते हैं, और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे न्यूमेरिकल आया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है। तो लिखो e रेज टू पावर माइनस EA बाय RT क्या होता है बच्चे? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल with effective collision, with effective collision, और आप बोल सकते हो with energy is greater than or equal to activation energy। कैसे समझेंगे इसको? अभी मैंने बोला सपोज आप कार की स्पीड बहुत कम चला रहे हो और सामने से अगर टक्कर हो भी जाएगी कुछ नहीं होगा, सामने से टक्कर हो जाएगी कुछ नहीं, आपको एक स्पीड भी तो चाहिए ना, अगर आपको सामने वाले को मारनी है टक्कर तो स्पीड भी तो होनी चाहिए ना अच्छी खासी। ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, अगर मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं तो भैया उनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी तो होनी चाहिए। सपोज उनको कोलिजन करने के लिए 20 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए, सपोज, है ना, इतनी एनर्जी चाहिए। अगर 15 होगी
19 होगी तो वो क्या होगा, कोलिजन इफेक्टिव नहीं होगा, वो कोलिजन इफेक्टिव नहीं होगा। अगर 20 होगी तो हो जाएगा कोलिजन, या 20 से 21 होगी या 22 होगी तो कोलिजन हो जाएगा। समझ में आया? तो e रेज टू पावर माइनस EA बाय RT क्या है, वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन मतलब सब में से कितना, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद इफेक्टिव कोलिजन, और यू कैन से फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद एनर्जी, या तो इक्वल होनी चाहिए एक्टिवेशन एनर्जी के या उससे ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, बोलो हाँ या ना, मुश्किल लग रहा है क्या, बोलो बोलो ना, मुश्किल लग रहा है क्या? नो मैम। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल को अगर मैं लिखूं तो कैसे लिखूंगी बच्चे, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, शाबाश, नहीं लग रहा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पूछ लेना, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन डिवाइड बाय टोटल नंबर, ऐसे ही निकाल दो ना फ्रैक्शन, मैंने आपको सॉल्यूशन में भी कराया था कि अगर आपको फ्रैक्शन निकालना है परसेंटेज निकालना, टोटल में से कितना, हमेशा ऐसे निकालते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ कोलिजन कितने, उसमें से इफेक्टिव कितने हुए, वो होगा आपका फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि e रेज टू पावर माइनस EA बाय RT। फिर बोल रही हूँ, ये क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद इफेक्टिव कोलिजन, जो इफेक्टिव कोलिजन कर रहे हैं, और आप बोल सकते हो जिनकी एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी जितनी है या उससे ज्यादा है। ठीक है, अभी क्या करना है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व कहां से आया आपको नहीं जानना, ये कर्व क्या शो कर रहा है आप ये देखो। अभी मैंने कहा, ध्यान से देखना बेटा, अभी मैंने कहा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, उनके पास मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए। अगर आपको याद आ रहा है तो मैंने एक्टिवेशन एनर्जी की आपको डेफिनेशन बताई थी कि द मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, तो मतलब उसके पास कुछ तो एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो इस साइड एनर्जी बढ़ रही है, मतलब इतनी तो देखी गई कि इतनी तो भैया, इतनी तो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए आपके मॉलिक्यूल्स को, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को, कि आपका कोलिजन क्या हो जाए, इफेक्टिव हो जाए। यानी कि जो ये वाली एनर्जी है इससे ज्यादा या इससे ज्यादा जो भी एनर्जी है, यहाँ पे जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो सारे के सारे क्या करेंगे, इफेक्टिव कोलिजन करेंगे। तो आप लिख लो, इस वाले एरिया को लिख लो, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद इफेक्टिव कोलिजन, विद इफेक्टिव कोलिजन। अब ऐसा नहीं है जो इस रीजन में है वो क्या वो कोलिजन नहीं करेंगे, करेंगे, लेकिन उनके पास उतनी एनर्जी नहीं है तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। ठीक है, अच्छा, जो ये पीक है बच्चे, ये पीक आपको दिखाई दे रही होगी, ये वाली पीक दिखाई दे रही है सबको, पेन चेंज करूं क्या, पेन का कलर, ये देखो, ये सबको दिखाई दे रही है क्या? यस मैम। ये पीक क्या दिखा रहा है बच्चे, ये पीक क्या दिखा रहा है, लिखो अपनी नोटबुक में, लिखो नोटबुक में लिखो, द पीक ऑफ अ कर्व, मैं नेक्स्ट वाले उसमें लिख देती हूँ, द पीक ऑफ अ कर्व, इंपॉर्टेंट है ये चीज, द पीक ऑफ अ कर्व रिप्रेजेंट द काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, एनर्जी कौन सी, काइनेटिक एनर्जी, possessed by maximum number of, maximum fraction of molecule, और इसको क्या बोलते हैं, and is called most probable kinetic energy। अभी मैं ग्राफ के थ्रू भी समझाती हूँ, ये लिख लो, most probable kinetic energy। क्या बोला मैंने बेटा, देखना इधर, एक बात देखो, ये क्या है, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि आपको पता है जो ये मैं हाइट दिखा रखी है, जो मैंने हम्प दिखा रखा है, बेसिकली ये क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ पे बहुत ज्यादा है, समझ रहे हो, यानी कि अगर मान लो आपके पास 100 मॉलिक्यूल है, सपोज 100 में से 70 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी ये वाली है, सपोज ये है 70 किलोजूल पर मोल, समझाने के लिए बोल रही हूँ, समझ में आया क्या बोला? देखो 100 मॉलिक्यूल है, 100 मॉलिक्यूल है, जिसमें से 70 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी एनर्जी 70 है, लेकिन वो सारे के सारे कोलिजन नहीं कर रहे, वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट हो रहे हैं। सिर्फ 30 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनका फ्रैक्शन तो कम है, 30 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो सिर्फ क्या कर रहे हैं, इफेक्टिव कोलिजन कर रहे हैं। बताओ जल्दी, चैट बॉक्स में बोलो, समझ में आई ये बात जो मैंने बोला?
यस मैम। या फिर समझाऊं? जल्दी से चैट बॉक्स में जल्दी बताओ मुझे। मैं बोल रही हूँ अगर आपके पास 100 मॉलिक्यूल हैं, 70 ऐसे हैं जिनकी एनर्जी क्या 70 है, उसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। 30 ऐसे हैं जिनके पास मिनिमम एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी है इफेक्टिव कोलिजन करने के लिए, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद इफेक्टिव कोलिजन, जिसको हम क्या लिखते हैं? e⁻⁻ EA/RT। ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो उसके बाद क्या करना है? अभी मैंने तुम्हें क्या बताया था बच्चे, क्या एक्सप्रेशन लिखवाया था? बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ने क्या बोला कि रेट जो है e⁻⁻ है, यही बताया मैंने। अभी आपको पता है प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कुछ तो लगाते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लगाते हैं बच्चे? ZAB लगाते हैं, क्योंकि बेसिकली जो कोलिजन थ्योरी है ना वो बायोमोलिकुलर रिएक्शन के लिए पढ़ते हैं, बायोमोलिकुलर रिएक्शन के लिए। मतलब कहने का मतलब है A+B से प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। अब ये ZAB क्या है बेटा? ये ZAB क्या है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। क्या है? लिखो, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ये नंबर ऑफ, लिख लो, नंबर ऑफ, ये जो बच्चे लीव कर रहे हैं ना, बड़ा गुस्सा आ रहा है मेरे को, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकेंड। एक सेकेंड में पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इफेक्टिव कोलिजन होते हैं, विच इज योर कोलिजन फ्रीक्वेंसी, विच इज योर कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अभी क्या किया है ना आपकी, जब आप बुक में देखोगे इससे पहले, अच्छा ये वाला पॉइंट रह गया क्या? एक बार इस पॉइंट को देख लो बेटा। इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विद राइज इन टेम्परेचर इज नॉट ड्यू टू टोटल नंबर ऑफ कोलिजन बट ड्यू टू इंक्रीज इन टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। ये लिख लेना, मैंने आपको बता भी दिया ऑलरेडी और यहाँ पे लिख भी दिया, ठीक है। अच्छा चलो, अपना बुक में ना एक चीज लिखी हुई है, आपका बुक में ना ये लिखा हुआ है, अगर कोई नोटिस करेगा तो पी फैक्टर को इंक्लूड किया हुआ है। अगर आप अपने बुक में देखोगे, प्रदीप में देखोगे, किसी और बुक में लिखोगे, तो ZAB के साथ ना एक पी फैक्टर है। बेसिकली इसका नाम क्या है? प्रोबेबिलिटी फैक्टर है। बेसिकली इसका नाम क्या है? प्रोबेबिलिटी फैक्टर। अब ये क्या है? मतलब बेसिकली वो ये बताना चाह रहे हैं कि अगर मान लो आप एक कार से, आप सामने से कार आ रही है और आप जा रहे हो, टक्कर हो रही है, तो कितनी प्रोबेबिलिटी है उसकी? अगर मान लो 160 स्पीड पे आप चला रहे हो, तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि भैया वो कार आपस में भिड़ेगी ही भिड़ेगी, विच इज योर पी प्रोबेबिलिटी फैक्टर, विच इज पी प्रोबेबिलिटी फैक्टर। इस पे जाने की जरूरत नहीं, इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। अभी तक जो मैंने बताया क्या ध्यान रखोगे उसमें? क्या ध्यान रखोगे? एक तो ये ध्यान रखोगे बच्चा कि e⁻⁻ क्या दिखा रहा है, पहली चीज। उसके बाद ये ध्यान रखोगे कि कोलिजन होने के लिए इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, और मॉलिक्यूल्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए या उससे ज्यादा होने वाली, तो कोलिजन हो जाएगा, और प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। बाकी सारा कुछ भूल जाना, बाकी सारा कुछ भूल जाना, ठीक है। ओके मैम। ओके चलो ठीक है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। ओके अभी ना क्वेश्चन आ गया क्या? एक और चीज बतानी थी मुझे, देखो इधर देखो। प्रॉपर ओरिएंटेशन को ना हम समझते हैं, प्रॉपर ओरिएंटेशन को थोड़ा सा हम डिस्कस करना पड़ेगा यहाँ पे। देखो प्रॉपर ओरिएंटेशन ना दो टाइप के होते हैं, एक सेकेंड। ओरिएंटेशन आपका दो टाइप का होता है, राइट? कौन कौन सा? मैंने कहा एक तो प्रॉपर होना चाहिए तभी आपका प्रोडक्ट बनेगा बेटा, और एक होगा इम्प्रॉपर। तो इसका ना एक बहुत अच्छा एग्जांपल देखते हैं। देखो मैं भी बुक में से ही देखती हूँ एग्जांपल, है ना, आपको भी मिल जाएगा किसी बुक में भी। तो ना यहाँ पे मैं बेटा ले रही हूँ SN2 रिएक्शन। ध्यान से सुनना, मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ प्रॉपर और इम्प्रॉपर बेसिकली ओरिएंटेशन है क्या पंगा, है ना। तो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे SN2 रिएक्शन लेती हूँ। तो SN2 में मैं क्या लेती हूँ? आपका एल्काइल हैलाइड है और ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। यहाँ पे भी मैं सेम ले रही हूँ, CH3Br और OH नेगेटिव। अब आपको पता है क्या करता है? न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और लिविंग ग्रुप बाहर जाता है, ये सबको पता है। हेलोएल्केन हेलोएरीन हो चुका है तुम्हारा, नहीं हुआ तो भी सुन लो, ठीक है।
तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, अगर आपने हेलो एल्केन और हेलो एरीन किया है तो आपने देखा होगा कि जो ये OH नेगेटिव है वो बैक साइड से अटैक करता है और Br ऐसे निकलता है। किसी ने देखा है ये चीज? किसने देखा है? और आप देखते हो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, अगर ये R है स्टार्टिंग में तो S मिलता है। चलो उस पे नहीं जाते हैं, लेकिन बच्चे क्या होगा, अब देखो दो तरीके से OH नेगेटिव जा सकता है। एक तो भैया अपने प्रॉपर अपने ढंग से जाए, एक तो बेढंगे से जाए। क्यों? क्योंकि बच्चे Br के पास क्या, लोन पेयर। अगर OH नेगेटिव आगे से जाता है तो क्या फील होगी उसके, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो यहाँ पे तो कोई रिएक्शन ही नहीं होगी। लेकिन अगर वो सही ढंग से जाए, सलीके से जाए, तो वो कहेगा भाई आगे से तो मुझे वो धक्का मार देगा, तो मैं एक काम करता हूँ पीछे से जाता हूँ, तो क्या होगा, रिएक्शन हो जाएगी। तो ये आप किसी को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, प्रॉपर और इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। समझ गए मेरी बात? यस मैम। ठीक है। अगर वैसे किसी को समझाना है तो गाड़ी वाला एग्जाम्पल है, चलो वो तो अजीब सा ही है, अजीब सा इन द सेंस, लेकिन क्योंकि आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो तो आप ये वाला एग्जाम्पल लेके भी समझा सकते हैं। तो आई थिंक क्लियर हो गया ये आपको? बोलो। यस मैम। चलो जल्दी से क्वेश्चन करते हैं बेटा, जल्दी से क्वेश्चन करते हैं। चलो सबसे पहले आपका ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, देखो इतना ही था कोलिजन में। कोलिजन थ्योरी में आपको सिर्फ वही फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, क्या क्या फैक्टर इंपॉर्टेंट है बस ये ध्यान रखना, बाकी सारा भूल जाना। आगे आओ, क्या लिख रखा है, एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन X से Y है, हैज एन एक्टिवेशन एनर्जी 30 किलो जूल पर मोल दे रखा है। वो कह रहे हैं इफ एनर्जी चेंज डेल्टा E ड्यूरिंग द रिएक्शन इज -20 किलो जूल पर मोल। डेल्टा E क्या है, -20 किलो जूल है। आपको बताना है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिवर्स रिएक्शन इन किलो जूल। क्वेश्चन समझ में आया? अच्छे से देख लो, अगर मेरा बोला हुआ नहीं समझ में आया तो आप एक बार खुद रीड करिए, वो ज्यादा क्लैरिटी आई। हाँ जी, क्वेश्चन समझ में आया? क्या दे रखा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, X से Y जा रही है, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए दे रखी है, हाँ या ना? फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए बच्चे दे रखी है क्या एक्टिवेशन एनर्जी? बोलो ना। यस मैम। डेल्टा E कितना दे रखा है, -20 किलो जूल पर मोल। आपको क्या निकालना है, आपको ये निकालना है बैकवर्ड के लिए। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, डेल्टा E क्या होता है, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड। शाबाश। बस कितना आंसर आ जाएगा, 50 आ जाएगा क्या, यस मैम। या कुछ और आएगा? यही आएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 50। कर लोगे ये वाला क्वेश्चन, कर लोगे? यस एक बार ना पेज टर्न करके देखो, क्या ये मैंने फॉर्मूला कराया था, एक बार देखो याद आ जाएगा कि जो चेंज इन एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो क्या होता है, EA फॉरवर्ड माइनस EA बैकवर्ड। याद आ गया सबको? ये जो बच्चे भाग रहे हैं बहुत बुरी बात है, बहुत ज्यादा बुरी बात है। आगे देखो, आपको क्या दे रखा है, एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है 80.9 किलो जूल पर मोल। द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल एट 700 केल्विन having enough energy to react to form is e raised to power -x. The value of x, क्या बोल दिया मैंने, समझ में आया क्या कुछ? ये आपको दे रखा है, आपको क्या बताना है, फ्रैक्शन नहीं, आपको क्या बताना है ये देखो, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल एट 700 केल्विन हैविंग इनफ एनर्जी टू रिएक्ट टू फॉर्म इज e raised to power -x, द वैल्यू ऑफ x। समझे क्या यहाँ पे क्या निकालना है? कौन बताएगा? अगर जो समझ गया क्या निकालना है तो भैया मतलब आज का लेक्चर उसने बहुत अच्छे से सुना है। बताओ, इशिका बताओगे क्या बेटा? E/RT। शाबाश, e raised to power -A/RT, यही तो है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल यस मैम। विद इफेक्टिव कोलिजन और विद इनफ एनर्जी, और यू कैन से मिनिमम विद इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी और ग्रेटर देन दैट एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये कितना दे रखा है, e raised to power -x। बस कंपेयर कर लो, -EA/RT -x, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू बतानी है। ये कितना है, 80.9 किलो जूल पर मोल, इसको जूल में चेंज कर लो, है ना, है ना जी। R कितना है, 8.314,
जूल पर केल्विन पर मोल, टेम्परेचर कितना दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, मजे मजे हो गए तुम्हारे तो। एक्स की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ जाएगी, 14 आ जाएगी। हाँ Yes, जी, ma'am. हो जाएगा। 80.9 को 81 मान लेना, 80.9 को बच्चे 81 मान लेना, हो जाएगा। ठीक है, ये वैसे जेई का क्वेश्चन है, तुम्हारे नीट में तो ऑप्शनल आएगा ना, तो हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आ जाए, वैसे ये जेई का क्वेश्चन है, मुझे अच्छा लगा क्वेश्चन इसलिए मैंने ऐड कर दिया, तुम्हारे में भी आ सकता है। आगे चलो, ये वाला बताओ, ये नीट का क्वेश्चन है, नहीं ये भी जेई का है, क्योंकि नीट में ना क्वेश्चन ही नहीं आए हुए हैं, इसलिए मेरे पास मुझे मिले नहीं है। तो देखो बच्चे, द रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एक्सप्रेस बाय आर्हेनियस इक्वेशन। इन दिस इक्वेशन ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ई बेसिकली पूछना चाह रहे हैं, यहाँ पे मैं ई लिख देती हूँ, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, द एनर्जी अबाउट विच, वो एनर्जी जिसके ऊपर सारे कोलाइडिंग मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे, या वो एनर्जी जिसके नीचे कोलाइडिंग मॉलिक्यूल विल नॉट रिएक्ट, the total energy of reacting molecule at a temperature T, the fraction of molecule with energy greater than the activation energy of reaction। सोच के बताना, आपसे ये नहीं पूछा e raised to power minus a by RT नहीं पूछा, आपसे सिर्फ e पूछा है, बोलो। मैम डी। डी कैसे आएगा भाई, क्या मैम पूछा डी है, पे आएगा। ये पूछा है मैम बेटा। डी तो EA by RT होगा ना। हाँ डी मैम तो डी E, पे आएगा। हाँ मैम डी ही तो आएगा। क्यों, तुम मैम तो ऐसे बोलते हो मैम यही आएगा, मतलब मैं सही हूँ बाकी सब गलत है। प्रणव कैसे, नो मैम, मैम आपने लिखवाए थे ना अभी, तो मैम उसमें एक तो बार, आप। अच्छा मैंने लिखवाया था, एक बार चेक करो क्या लिखवाया था, क्या यही लिखवाया था, क्या देखना है एक बार, यही लिखवाया था। हाँ मतलब जो फ्रैक्शन है ना, हाँ हाँ फ्रैक्शन है, तो माइनस EA by RT को बोलते हैं। हाँ तो क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, मैम दोबारा ऑप्शंस दिखा दीजिए। दिखा रही हूँ बेटा। द एनर्जी अबाव विच ऑल द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल विल रिएक्ट, चलो मैं ही बता देती हूँ, ए और बी में से आएगा। द एनर्जी बिलो विच कोलाइडिंग मॉलिक्यूल विल नॉट रिएक्ट, बी। बी आएगा। ए क्यों नहीं आएगा साम्या, मैम क्योंकि इफेक्टिव कोलिजन होगा तभी तो वो रिएक्ट करेंगे। हाँ देखो ए क्यों नहीं आएगा बेटा, क्योंकि आपको बोला है द एनर्जी अबाव विच ऑल द, मतलब ऑल थोड़ी ना सारे के सारे कोलाइड करके थोड़ी प्रोडक्ट बना देंगे। अगर यहाँ पे लिखा होता ना इफेक्टिव तो हम ए करते, लेकिन बी हमें बिल्कुल ठीक दे रखा है कि इसके नीचे तो कोई भी रिएक्ट नहीं करेगा। अगर इससे एनर्जी सपोज 70 तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए, अगर हमें 69 भी मिलती है ना, तब भी जो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे हैं वो रिएक्ट नहीं करेंगे। वेरी गुड, शाबाश, बस खत्म क्वेश्चन। अरे वाह भाई, चलो तो हम एक यहाँ पे बड़ा सा क्या लिखें, कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्यों, बिकॉज चैप्टर खत्म हो गया। आर चैप्टर इज ओवर फिनिश। अभी जो टाइम पे फ्रॉम माई साइड, फ्रॉम माई साइड, Yes, ठीक है, ma'am. तुम्हारी साइड से नहीं हुआ, अभी तुमने क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की है, ठीक है, From your- तुम्हारी साइड से नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरे लिए कि मैंने ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया तुम्हारा, ठीक है। अब बायोमोलिक्यूल्स होगा क्या? ना ना ना, मैं बता देती हूँ क्या रहेगा हमारा सिलेबस, मैं बता देती हूँ बेटा। जीओसी 5 to 6 days, देन हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन, अरे इतना बड़ा नाम मत लिखवाओ मेरे से, समझ जाओ, ठीक है। ये है 8 से 9 दिन का, और फिर उसके बाद एल्कोहल फिनोल, वो भी 8 से 9 दिन का, और क्या है वो एल्डिहाइड कीटोन 8 से 9 दिन, और आपका क्या नाम है उसका, अरे बायोमोलिक्यूल, 11th बायोमोलिक्यूल को मैं बाद में कराऊंगी। हाँ बोलो, 11th के चैप्टर्स 11th के चैप्टर इसके बाद होंगे ना। मैम Okay, बायोमोलिक्यूल्स ma'am. तो हमारे पेपर में। आई नो कि तुम्हारे पेपर में आने वाला है बच्चे, लेकिन अकॉर्डिंग टू, एक सेकेंड रुक जाओ,